बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे जो है वो सी लैंग्वेज का कोर्स आज से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। एंड शुरू से आखिर तक आपको उसकी ABC से लेके जो है वो एंड तक आपको प्रैक्टिकल तक आपको इसका कोर्स करवाया जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मिस एनी लेक्चर, if you don't want to miss any lecture, you can first subscribe to my channel CS by Sam. Right, first of all open the YouTube and subscribe this channel CS by Sam and press the bell icon so that you couldn't be miss any new uploaded lecture on this channel. So अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन चाहिए। वेरी फ्यू लाइंस ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी, वो क्या है कि हाई लेवल, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, राइट, मशीन लैंग्वेजेस होती हैं और वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, राइट। और दूसरी टाइप है लैंग्वेजेस की हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनमें क्या आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी आ जाती हैं। Programming languages, those whose instructions resemble the English language are called high level languages. ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है जी। Every high level languages define a set of rules for writing programs called syntax of the language. हर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो डेफिनेशन होती है सेट ऑफ रूल्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो डेफिनेशंस होती हैं कि ये जो है वो कैसे लिखा जाएगा। इन प्रिंट एफ जो है, प्रिंट आपने करवाना है, किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना है तो उसके क्या रूल्स हैं, किसी चीज़ का डाटा आपने यूज़र से लेना है तो उसके क्या रूल्स हैं। दीज ऑल रूल्स आर कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है जी, ये सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेजेस। एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट कन्फर्म टू इट्स सिंटैक्स। ठीक है जी, और हर इंस्ट्रक्शन जो आप अपने प्रोग्राम में देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में देते हैं, वो कंफर्म होनी चाहिए उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, राइट। इफ देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम इट इज रिपोर्टेड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी अगर आप उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते और उसके सिंटैक्स में कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, यानी कहीं आपने कॉमा नहीं डाला, कहीं फुल स्टॉप नहीं जो है वो एंटर किया, या वटएवर जो भी आप उसके अंदर उसके जो डिफाइंड टेक्स्ट है उससे वायलेट करते हैं, तो वो आपको जो कंपाइलर है लैंग्वेज का वो आपको सिंटैक्स एरर दे देता है। यानी जब तक आप उस सिंटैक्स को ठीक नहीं करते, किस सिंटैक्स को, जो आपने रॉन्ग लिखा एज पर देयर रूल्स, ठीक है जी, जो रूल्स डिफाइन थे कि किसी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर फर्ज कर लें कि प्रिंट एफ का जो है वो सी में यूज होता है, या GW बेसिक आपने पहले की हुई है उसमें क्या था, प्रिंट कमांड यूज होती थी। अगर आप प्रिंट की जगह कोई और वर्ड लिख देते हैं या प्रिंट लिखते हुए ही फॉर एग्जाम्पल उसमें से आर मिस कर दिया, प्रिंट की जगह पिंट लिख दिया, तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर अकर हो जाएगा, राइट। तो जो है वो कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा और आपको एरर दे देगा जब तक कि आप उसको एरर को ठीक नहीं करते। अब इसमें से जो बात आपको बताने वाली मेजर है इसके इंट्रोडक्शन में, वो क्या है कि ऑल लैंग्वेजेस आल्दो ईच ऑफ, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक एंड कोबोल, ये ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस आल्दो ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस वाज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट। कि हर लैंग्वेज जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। यानी अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक लैंग्वेज दूसरी जगह यूज नहीं हो सकती। एवरी लैंग्वेज जो है आप हर प्रोग्राम में हक के लिए यूज कर सकते हैं, बट इस बात का ये मतलब है स्पेसिफिक पर्पस का कि किसी चीज में किसी हर लैंग्वेज के अंदर किसी न किसी एक पर्पस को मेनली जो है वो फोकस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल
C and C++ are used to write system software as well. यानी C और C++ जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यानी हम जो कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे पेंट है, सो दीज सॉफ्टवेयर्स may be used by developed by C and C++, right? Each of these languages has some advantages and disadvantages over the other. यानी इनमें से हर जो है लैंग्वेज में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे फोर्ट्रान हैज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़, यानी फोर्ट्रान, पीछे हमने बात की ना ये स्पेसिफिक पर्पस की, तो फोर्ट्रान जब डेवलप हुई थी उसका मेन जो पर्पस था वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस था, राइट। वाइल द कोबोल इज आइडियल फॉर राइटिंग बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कोबोल जो है वो आइडियल थी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। बिजनेस का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता था तो वो पहले कोबोल में बनाया जाता था। अब देखिए फोर्ट्रान और कोबोल हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस का क्या मतलब है कि फोर्ट्रान में मैथमेटिकल जो कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और कोबोल में जो है वो बिजनेस एप्लीकेशंस यूज़ करने की, उसको डेवलप करने की कैपेबिलिटीज़ बहुत आइडियल थी। जबकि C और C++ आर वेरी हैंडी फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो C और C++ थी उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी क्या थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल एप्लीकेशंस थी, राइट। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 9 के ऊपर, जहाँ से C का जो है वो सिलसिला आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ C। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे कि C के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल नेम क्या है जी? CS by Sam, राइट, CS by Sam, राइट। इसको सब्सक्राइब करें। इसमें डिफरेंट जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th के लिए सेपरेट है, 10th के लिए सेपरेट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सेपरेट प्लेलिस्ट हैं। तो आपने अपने लेक्चर्स जो हैं वो एज पर योर क्लास, यानी सेकेंड ईयर के फोल्डर में, सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में आपको आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1, राइट। Now we are going to start the element of C, that is your unit number 9. हाँ जी, उसका ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, यानी कंप्यूटर जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर इज अ डंप मशीन, दैट इज द वेरी फर्स्ट सेंटेक्स व्हेन वी यूज टू रीड द कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर इज अ डंप मशीन। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप उसको इंस्ट्रक्शन ना दें। यानी जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होता है ना, अगर कंप्यूटर अपनी ऑफ स्टेटस में है तो वो खुद ब खुद ऑन नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर पे कोई भी इंस्ट्रक्शन, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कोई भी काम करने के लिए, कंप्यूटर खुद से जो है वो कुछ नहीं कर सकता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल टू लर्न इज हाउ इंटेलिजेंटली वन कैन प्रोग्राम इट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल क्या है किसी भी डेवलपर की, कि वो कितना इंटेलिजेंटली जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देने की अहलियत रखता है, कितना इंटेलिजेंटली जो है जो वो पर्सन उसको प्रोग्राम कर सकता है। इट कैन बी यूज टू सॉल्व मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, वो उसको यूज़ कर सकता है मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए या सिंगल प्रॉब्लम के लिए, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज। The C being a magic tool for writing program is used to solve a variety of the problem. C लैंग्वेज जो है वो एक मैजिक टूल है किसके लिए? एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम, यानी डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब बिगनर्स जस्ट नीड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। एक बिगनर जब अपनी C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो कहता है कि मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि वो इसके अंदर जो है एक्सेल कर सके। ठीक है जी, राइटिंग अ प्रोग्राम में। अच्छा, देयर आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम अब क्या है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ C पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी C प्रोग्राम। यानी C प्रोग्राम जो बनेगा वो हमेशा इन एलिमेंट्स को यूज़ करके बनेगा, उनके
जो है प्रॉपर यूज ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट्स हेल्प्स अ लॉट टू राइट इफेक्टिव सी प्रोग्राम। यानी अब डिफरेंट तरीके से हर एलिमेंट यूज हो सकता है, ये आप प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो उसका कितना प्रॉपर यूज करता है एज पर देयर लॉजिक। यानी वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम इज, you can use it in any way of all these elements, right? These elements are identifiers, standard identifiers and user defined identifiers, this one and many more. So it depends upon your skills that how effectively you can use your identifiers in the C program. Right, now we are going to start these elements. Number one element है जी identifiers. What are the identifiers? Identifiers are the names used to represent the variables, constants, types, function and labels in the program. यानी आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर उस एलिमेंट का नाम है जो कि यूज्ड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस चीज़ को, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, टाइप्स को, फंक्शंस को एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। यानी आप जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो अब इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं, जैसे आपकी क्लास लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, राइट? तो ऑल दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है जी, आप इसको वेरिएबल्स कह सकते हैं। इनके अंदर ऑब्वियसली वैल्यूज होती हैं। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है ऑफ द क्लास, उसका रोल नंबर 1 होगा, नेम उसका फर्ज करें ABC है, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कुछ और होगा, फादर नेम जो है वो कुछ और होगा, राइट? इसी तरह से जो सेकंड स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 2 होगा, नेम उसका जो है वो XYZ ले लें। यानी हर वेरिएबल के अंदर एज पर द क्लास स्टूडेंट्स वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, लेकिन उनके वेरिएबल्स का नाम जो है, उनके आइडेंटिफायर्स का नाम जो है वो सेम होगा। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सबके जो डाटा के अंदर है वो यही चीज़ें होंगी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड एटसेट्रा, राइट? और वो क्या आइडेंटिफायर उसको क्यों कहा गया कि वो उसको आइडेंटिफाई करेंगी। यानी रोल नंबर के अंदर जो उसका नंबर होगा 1 या 2 या 3, या नेम वाले वेरिएबल के अंदर उसका जो नेम होगा ABC या XYZ, जैसे हमने एग्जांपल ली, तो वो किस पर्पस के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स, राइट? Identifiers in C can contain any number of characters, और वेरिएबल यानी वेरिएबल या कांस्टेंट या जो भी फंक्शंस आप बना रहे हैं, इन तमाम आइडेंटिफायर्स के अंदर वो कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट ओनली द फर्स्ट 31 आर सिग्निफिकेंट टू द सी कंपाइलर। लेकिन क्या है कि उसने कहा कि पहले 31 जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं सी कंपाइलर के लिए। यानी यहाँ उसका कहने का ये मतलब है कि आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम या कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप 100 वर्ड्स का भी, 100 कैरेक्टर्स का भी रख सकते हैं। जैसे नेम में 4 कैरेक्टर है ना, NAME नेम, these it contains 4 characters। इसी तरह फादर नेम्स में FATHER 6 ये हो गए, और एक स्पेस आ गई फादर और नेम के दरमियान वाली, और 4 जो है वो नेम के, तो ये कितने हो गए? 11 कैरेक्टर्स हो गए। इस तरह उसने कहा कि आप चाहे 100 कैरेक्टर्स का नाम, किसी भी वेरिएबल का नेम रख लें, लेकिन उसके फर्स्ट 31 कैरेक्टर जो हैं, 31 कैरेक्टर जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे सी कंपाइलर के लिए टू अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिफायर, राइट? तो इट्स बेटर टू राइट दिस आइडेंटिफायर एज 31 कैरेक्टर लॉन्ग। सो इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप 31 लेटर्स का ही कोई, और मेरा नहीं ख्याल कि आपके कोर्स के अंदर कोई इतना बड़ा वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम आपको रखने की जरूरत पड़ेगी जो 31 कैरेक्टर से लॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। कौन कौन से? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यानी 2 तरह के आइडेंटिफायर हो सकते हैं। वेरिएबल भी 2 तरह के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूजर डिफाइंड। कांस्टेंट को आप कह लें कि स्टैंडर्ड कांस्टेंट और यूजर डिफाइंड कांस्टेंट हो सकते हैं, राइट? तो स्टैंडर्ड अब क्या चीज़ है हम देखते हैं जी। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर लाइक रिजर्व वर्ड, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग्स इन सी।
यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होंगे, यानी दो तरह के होते हैं ना, एक स्टैंडर्ड एक यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड में वो तमाम आइडेंटिफायर आ जाएंगे जो डेवलपर ने सी लैंग्वेज को डेवलप करते हुए डिफाइन कर दिए हुए हैं, लाइक रिजर्व वर्ड्स। ठीक है जी, रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल यूं लेते हैं, जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कोई रूल अप्लाई आपने करना होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम वो ले लेते हैं 22/7 जो होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, वो कहीं भी आप यूज कर लें वो 22/7 ही यूज होती है, 3.14 जिसकी वैल्यू जो है वो है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है, वो आप जब अप्लाई करना हो आप साइड पे लिखते हैं एज वी नो। ठीक हो गया, एज वी नो लिखते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि ये 3 डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, या आप लिखते हैं एज वी नो कि ये जो है वो स्टैंडर्ड है कि पाई इज इक्वल टू 3.14, या फिर आप उसको लिखते हैं 22/7। ये हम साथ मेंशन करते हैं कि एज वी नो। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि हम उसको ये बता रहे होते हैं कि दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। इसी तरह से यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दिस इज इक्वल टू दिस। सो इसी तरह से जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होंगे वो रिजर्व वर्ड्स होंगे, वो ऑलरेडी जो है वो सबको पता होंगे, राइट। जैसे प्रिंट एफ है, GW बेसिक की अगर हम बात करें उसमें आप प्रिंट की कमांड यूज करते थे, वो ऑलरेडी डिफाइंड थी कि जब भी आपने किसी चीज को डिस्प्ले कराना होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर GW बेसिक में, तो आप प्रिंट की कमांड यूज करेंगे। अब इसी तरह से इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर आउटपुट क्या होगा, सी में प्रिंट एफ होगा। ठीक है, GW बेसिक में प्रिंट कमांड थी, इसमें है प्रिंट एफ की कमांड। ये हमेशा हमेशा जो है ये रिजर्व वर्ड है फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट या डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम टू द स्क्रीन। इसी तरह से जो है GW बेसिक में इनपुट का वर्ड किस लिए यूज होता था, किस यूजर से किसी भी चीज की, किसी वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए। ठीक है जी, इन योर प्रोग्राम। इस अब सी के अंदर जो है वो इनपुट के लिए क्या यूज होगा, स्कैन एफ का वर्ड यूज होगा। दीज 2 वर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, राइट, which are the printf and the scanf, which are names of the input output functions defined in the standard input output library, राइट। कि ये जो printf और scanf हैं ये इनपुट और आउटपुट के फंक्शन है। scanf इनपुट के लिए, printf जो है वो आउटपुट के लिए। और ये कहाँ पे डिफाइंड है, इनपुट आउटपुट की जो लाइब्रेरी है, सी की लाइब्रेरी इनपुट और आउटपुट, जिसका नाम है stdio.h, राइट। तो ये क्या है जी, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं, यानी जिस डेवलपर ने भी सी लैंग्वेज बनाई उसने क्या किया, कुछ रिजर्व वर्ड्स की डिक्शनरी बना दी है, लाइब्रेरी बना दी है, जहाँ पे कुछ रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन ऑलरेडी कर दिए गए हैं कि सी के अंदर जो ये रिजर्व वर्ड्स हैं उनका पर्पस क्या होगा, वो क्यों यूज किए जाएंगे। उस लाइब्रेरी का नाम है stdio.h। ठीक हो गया। अब ये जो लाइब्रेरी है, whenever you write the program in your C language, you have to include this library in your program। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये लाइब्रेरी उसमें इंक्लूड नहीं कराएंगे, सी के कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि प्रिंट एफ क्या है, राइट। आप लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे तो सी को पता चलेगा, सी के कंपाइलर को पता चलेगा कि ये आपने रिजर्व वर्ड यूज किया है। और प्रिंट एफ अगर यूज किया है तो वो डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया है, स्कैन एफ यूज कर रहे हैं तो वो इनपुट लेने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सो मेक योर हैबिट टू इंक्लूड द this library stdio.h in your every C program। अब इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे, मैंने आपसे कहा ना कि इंक्लूड करवाएं इस लाइब्रेरी को। कैसे इंक्लूड करवाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सी लैंग्वेज का जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें सबसे पहली लाइन हमारे प्रोग्राम की क्या होगी, हमने ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करानी होगी। ठीक है जी। तो ये लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड कराएंगे, हम नंबर का साइन लगाएंगे, ठीक, और लिखेंगे इंक्लूड, नंबर इंक्लूड, राइट।
ये भी रिजर्व वर्ड्स है किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। और फिर हम लगाएंगे ये लेस देन का साइन और इसके अंदर लिखेंगे stdio.h, ये लाइब्रेरी, और ये ग्रेटर देन का साइन लगा के ये क्लोज हो गए। सो दिस इज द वे टू इंक्लूड दिस लाइब्रेरी stdio.h टू इन एवरी सी प्रोग्राम। और इसके बगैर आपका सी प्रोग्राम चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आपको ये बात बताई गई है कि stdio.h एक लाइब्रेरी है, इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर तमाम इनपुट और तमाम आउटपुट्स के रिजर्व वर्ड्स जो हैं, जो फंक्शंस हैं, जो इसके जो मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, वो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड करके जो है वो सी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए गए हैं। आपने जस्ट उन फंक्शन को अगर यूज करना है, जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ को, तो आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्म। ये आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। कौन सी? stdio.h। और उसको इंक्लूड कराने का तरीका क्या है? नंबर इंक्लूड लेस देन का साइन stdio.h और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के इसको आपने क्लोज कर दिया, राइट। तो दिस इज द वे टू इंक्लूड एनी लाइब्रेरी। इसके अलावा stdio.h के अलावा भी और बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जिसको एज पर यूर रिक्वायरमेंट, यानी सी का जो आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसको आपने उसके अंदर जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं। लेकिन हर प्रोग्राम के अंदर ये stdio.h वाली लाइब्रेरी तो हर सूरत जो है वो आपने इंक्लूड करनी है। समझ आ गई बच्चों? ये था जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। दूसरा है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड अपने नेम से शो कर रहा है, यानी ऐसे आइडेंटिफायर जो यूजर्स डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बात की क्लास लिस्ट के अंदर रोल नंबर, नेम और फादर नेम वगैरह की, तो वो वेरिएबल्स क्या हैं? वो यूजर डिफाइन करेंगे कि हम अब जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, यानी सी के अंदर अगर आपने अपनी क्लास की लिस्ट बनानी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप इन वेरिएबल्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएंगे, यानी जो लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। लाइब्रेरी के अंदर तो रिजर्व वर्ड्स और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होंगे। यूजर डिफाइंड उसी टाइम पे आप डिफाइन करेंगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। In a C program, the programmer may need to access memory locations for storing data and program results. C प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या है जी? प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है बहुत सी मेमोरी लोकेशंस की फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये उन्हीं वेरिएबल्स की बात कर रहा है, यानी जैसे रोल नंबर में हम रोल नंबर सेव करेंगे तो रोल नंबर को जो मेमोरी लोकेशन होगी उसका नाम हम जो है वो RN रख देते हैं रोल नंबर। नेम NAME नेम की जगह पे जो है वो नेम उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस मेमोरी सेल्स आर नेम्ड दैट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यानी जब हम अपनी क्लास की लिस्ट अपनी सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम में बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो हम वेरिएबल्स के नाम रखेंगे, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, क्लास की लिस्ट हार्ड कॉपी पे पेज के ऊपर हम लिखते हैं जी रोल नंबर नेम, कॉलम्स बना लेते हैं। तो उन कॉलम्स को समझें वो मेमोरी लोकेशंस हैं ऑन द मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, वो डिफाइंड होंगी। तो उसके भी बाकायदा नेम रखे जाएंगे और जो आप वेरिएबल का नाम रखेंगे वो उसकी मेमोरी लोकेशन का नाम होगा और उनको कहा जाएगा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, राइट। ये एक नोट दिया हुआ है कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी सी में जो आप वेरिएबल नेम रखेंगे या यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर रखेंगे उसमें क्या है कि दीज विल बी द केस सेंसिटिव। क्यों, कैसे? कि अगर आप दो वेरिएबल उसमें डिफाइन कर रहे हैं, एक आप स्क्वायर एरिया फॉर एग्जांपल आपने निकालना है, तो ये स्क्वायर एरिया कैपिटल में सारा लिखा हुआ है और ये स्क्वायर एरिया स्मॉल वर्ड्स में सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, राइट। तो दीज आर द टू डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट। यानी अगर आपको एक स्क्वायर एरिया का जो है वो आइडेंटिफायर चाहिए, वेरिएबल चाहिए जो कि आपने कैपिटल में डिफाइन किया है, तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको फिर यही वाला जो है जहां पे भी एक्सेस करना होगा आप यही कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। अगर आपने फर्ज किया भूल के या मिस्टेकनली आपने ये स्मॉल वाला स्क्वायर एरिया लिख दिया तो क्या होगा कि वो कहेगा अननोन आइडेंटिफायर।
क्यों? इसलिए कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने डिफाइन उसको कैपिटल में किया है तो वो उसको आइडेंटिफाई भी पूरे प्रोग्राम में कैपिटल वर्ड्स में ही करेगा। अगर आप उसको ये लिख देंगे तो वो क्या कहेगा कि दैट इज अननोन आइडेंटिफायर, या कहेगा कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया, राइट। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास लिस्ट बनाई, नेम उसमें बनाए, नेम आपने एक आइडेंटिफायर रखा यूजर डिफाइंड, तो अब NAME नेम अगर आप लिखेंगे स्मॉल में तो क्या है, जैसे NAME नेम आपने ये लिखा नेम, तो ये अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो आपने यूज भी स्मॉल में ही करना है अगर पूरे प्रोग्राम में। अगर आप मिस्टेकनली उसको कैपिटल में यूज करना शुरू कर दिया, वो कह देगा अननोन आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि डिफाइन तो आपने ये किया था, ये वाला वेरिएबल तो नहीं किया था ना, ये डिफाइन किया था, तो यूज भी इसको करेंगे, राइट। अगर आपको दो नेम के वेरिएबल चाहिए तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती, ऑब्वियसली आपने एक ही वेरिएबल एक नाम का यूज कर लें तो दैट विल बी द बेस्ट, ठीक है जी। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नेम जो है वो केस सेंसिटिव जो है वो है, तो आपने जो कैपिटल वर्ड्स ऊपर डिफाइन किए हैं तो कैपिटल ही आपको यूज करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक जो था वो आपका आइडेंटिफायर्स पे जो है वो लेक्चर्स है। आगे कीवर्ड्स हैं, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज कीवर्ड्स, यानी सी के अंदर 32 वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स जो है वो डिफाइन किया गया है। These have predefined uses and cannot be used or redefined for any other purpose in the C program. यानी 32 वर्ड्स जैसे स्कैन एफ और प्रिंट एफ है, इस तरह के दो तो ये हो गए, इसके अलावा 30 वर्ड्स और होंगे जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर। आप उनको अगेन किसी और पर्पस के लिए अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड बाय द कंपाइलर एज एन एड टू कंपाइल द प्रोग्राम, और ये कंपाइलर को एक एड यानी मदद फ्राहम करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने में। इंस्ट्रक्शंस वो देखते हैं ना कि आपने इनपुट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली स्कैन एफ यूज करेंगे, आउटपुट दे रहे हैं तो प्रिंट एफ यूज करेंगे। तो कंपाइलर इन वर्ड्स को पहले से जानता है, इसलिए उसने ये बात लिखी कि कंपाइलर को एड फ्राहम होती है। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन द प्रोग्राम, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो रीडिफाइन आपके प्रोग्राम में आप उसको नहीं कर सकते। ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। इसको मेरे ख्याल है ज़्यादा डिटेल में अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नेम मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एज इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी हम उन वेरिएबल्स को अपने रिजल्ट के लिए भी कंप्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे जी, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये मेमोरी शो हो रही है कंप्यूटर की, ठीक है। ये मेमोरी की डिवीजन्स हैं, जैसे बिट बाइट आपने पढ़ी है ना, बिट जो है वो 1 बिट और 8 बिट्स मिला दें तो वो 1 बाइट बन जाती है। तो यूं फर्ज कर लें कि दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये 1 पोर्शन जो है दैट विल रिप्रेजेंट द 1 बाइट ऑफ द मेमोरी, और ये 1 बाइट हो गई। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्ज कर लें कि ये 12 बाइट्स का मेमोरी आपको जो है वो गिवन है। ये उसके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, सारे 0000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो 11th 12th लोकेशन है इसकी वो क्या है, FFFF से शो हो रही है, राइट। दीज आर ऑल द एड्रेसेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशंस, यानी इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है। अब हमने एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया जिसका नाम VAR है। आप इसको नेम रख लें फर्ज कर लें, या रोल नंबर रख लें, ठीक है। ये वो भी एग्जाम्पल है, यहाँ उन्होंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम VAR रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका डाटा क्या है 12, यानी अगर हम रोल नंबर फर्ज इसको करते हैं, इसका नाम रोल नंबर है, तो रोल नंबर इसके अंदर कौन सा स्टोर हुआ है 12। ये 0002 इसका क्या है, एड्रेस है। ये जो 12 है ये इसका कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की वैल्यू, जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है दैट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, वो 12 है। और ये VAR क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल,
ठीक है जी। ये शो हुआ है आपको कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल है मेमोरी के अंदर। अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये मेमोरी की लोकेशंस हैं, ये उसके एड्रेसेस हैं, ये कंटेंट ऑफ द वेरिएबल है, यानी उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर हुई है, ये वेरिएबल का नाम है। ये आपको उसने एनहांस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये वेरिएबल नेम, ये एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और उसकी जो वैल्यू अंदर स्टोर है वो कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर, राइट। ये आज ओवरव्यू था, जस्ट हमने लिया कि उसके अंदर क्या क्या जो है वो वेरिएबल यूज़ होंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, एलिमेंट्स हमने उसके देखे कौन कौन से हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है कि इन वेरिएबल्स को जो हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर या यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, इन आइडेंटिफायर्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।